अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री नरेंद्र मेहता जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और महानगर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी के साथ साथ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के निर्माता, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम सब बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने अभाव में, अपमान में अपना रास्ता बना करके सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए पूरे देश को सम्मान दिलाया है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, ये बाबा साहब के कारण ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर अनेक देश हैं, विकसित देश हैं, आधुनिक लोकतंत्र के अग्रणी देश हैं, लेकिन उन देशों ने अपने यहां श्वेतों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 में पहले आम चुनाव में ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति और आधी आबादी महिलाओं को मत देने का अधिकार पहले दिन से ही दे दिया था। अगर यह किसी की कलम से संभव हो पाया तो वह नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अनेकता में एकता का संदेश देने वाला भारत का संविधान 144 करोड़ भारतवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज अगर एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ है तो इसकी वर्तमान भारत में इसका श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है, एक साथ जोड़ता है, एक साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्हीं कृतज्ञताओं को ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन हर एक जनपद में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रही है, जिससे बाबा साहब के योगदान को हम आम नागरिक तक पहुंचा सके और अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, आखिर वे कौन से कारण थे
जिनके कारण बाबा साहब अत्यंत उद्वेलित थे, पीड़ित थे। और सत्य को समाज के सामने क्यों नहीं आने दिया? वह सच समाज के सामने आना ही चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने मेहनत के साथ भारत का संविधान तैयार कराया और तैयार करने के बाद जब उसमें कांग्रेस ने संशोधन करने प्रारंभ कर दिए तो बाबा साहब उससे उद्वेलित हुए। कांग्रेस का तो प्रयास था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ही ना जाने पाए, वो जाने ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन अपनी लोकप्रियता, भारत माता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वे भारत की संविधान सभा का हिस्सा बने। उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को भारत के संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने काफी षड्यंत्र किए, काफी प्रयास किया, लेकिन इस सब के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सफल हुए और उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो संविधान आज भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का गौरव दिलाता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को यह गौरव प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी और इसलिए वह पग पग पर
उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वह भवन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आवंटित किया, कांग्रेस ने उनसे ही समर्थन वापस ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनने के बाद अटल जी ने उस कार्य को पूरा किया और मोदी जी ने उसमें स्मारक बनाने का काम किया। इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक केंद्र वह दिल्ली में वहां उसी स्थल पर बना हुआ है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। मित्रों, देश 1947 में आजाद हो गया। बाबा साहब 1946 में बनी संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते वे लगातार कार्य कर रहे थे। 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई, पंडित नेहरू के नेतृत्व में उस सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया, 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने उनका महाप्रयाण हुआ था। यानी बाबा साहब की जो यात्रा थी इस धराधाम पर, वह कुल 65 वर्षों की थी और इन 65 वर्षों में उन्होंने वह करके दिखाया जो लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक नहीं लोग कर पाए। आप याद करिए, 1947 में भी, 1956 में भी, 1962 में भी, 1967 में भी, 1971 में भी, 1980 में भी, 1985 में भी, 1991 में भी, 2004 में भी, 2009 में भी ये कांग्रेस की सरकारें इस देश में थी। लेकिन कांग्रेस ने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी शासन किया, लेकिन बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है, जब से सुंदर लाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्रीदेव अटल जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मध्य प्रदेश मऊ में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां पर बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके बाबा साहब ने उच्च डिग्री ली थी, ब्रिटेन की सरकार उस भवन को बेच रही थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा और स्वयं भी अपना योगदान किया और उस भवन को भारत सरकार ने लिया। वहां पे बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाया गया और भव्य स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो बाबा साहब का यह भवन उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जहां दीक्षा ली थी,
वहां पर बाबा साहब का कोई स्मारक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भव्य स्मारक बनवाया और चैत्य भूमि मुंबई की या प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण महाराष्ट्र में बन पाया। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। इनमें से किसी का योगदान नहीं। यह काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। और यही नहीं, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके संविधान सभा को सौंपा था, यह तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित हो, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है तो यह मोदी जी ने किया है। 26 नवंबर की तिथि 2015 से लगातार संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है पूरे देश के अंदर। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है बाबा साहब के नाम पर लोक लुभावन नारे देने वाले, भाषण देने वाले तो अनेक आएंगे, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने वाले, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाला कोई एक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा, बार बार उन्होंने कुछ आह्वान किए थे। उन्होंने कहा था अपने अनुयायियों से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, अन्याय के प्रति संगठित होकर के प्रतिकार करो। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खासतौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खासतौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खासतौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में ना आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना, निजाम के सामने झुकना नहीं। और बहनों और भाइयों, यही कारण है कि निजाम के सामने मजबूती के साथ लड़ने, जब निजाम और उसके रजाकारों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, गांव गांव जलाए जा रहे थे, तब बाबा साहब वहां पे उनके साथ खड़े हुए थे। और स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम से हैदराबाद को मुक्ति दिलाई थी और वहां के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये बातें हमें इस बात को बताती हैं कि उन्होंने शिक्षित बनने के लिए जो कहा, संगठित होकर के कार्य करने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, दबे कुचले लोगों की आवाज को आवाज देने का जो आह्वान बाबा साहब ने किया था, यही तो कार्य पिछले 10 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। याद करिए, 2014 के पहले एक गरीब भूख से मरता था। एक कुशीनगर में, कुशीनगर आपके पास है, मुसहर जाति के लोग, भूख से मौतें होती थी, सरकारी तमाशबीन बनी रहती थी, किसान आत्महत्या करता था, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे।
जमीन का पट्टा गरीबों को नहीं मिल पाता था। याद करिए, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पे जिस व्यक्ति का मकान है वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी वो उसी के नाम पर होगा। और यह पीएम स्वामित्व योजना में अकेले उत्तर प्रदेश में हमने 1 करोड़ लोगों को जमीन के पट्टे अब तक आवंटित कर दिए हैं। एक करोड़ लोगों की सुविधा अब तक प्राप्त हो चुकी है। आखिर यह काम समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? यह काम बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? जहां किसी गरीब का मकान है, जहां किसी गरीब का झोपड़ी है, उसका पट्टा उसके नाम पर हो। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को अब तक इस सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और अगले कुछ महीनों के अंदर 25 लाख अन्य लोगों को इस सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। याद करिए, जो ये लोग आज तमाम प्रकार से गुमराह करने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए। जब मैं कुशीनगर में मुसहर जाति के लोगों की भूख से हो रही मौतों की जानकारी लेने के लिए गया था, तब मैं गोरखपुर का सांसद हुआ करता था। और जब मैं वहां गया था, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं वहां गया मैं देख के भौचक था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के कारनामों को मैं देख रहा था। मुसहर जाति के लोगों के राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के पास थे, यानी उन गरीबों के नाम पे राशन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लेते थे और वो गरीब भूख से मरता था। डबल इंजन की भाजपा की सरकार जब प्रदेश में आई, एक साथ मैंने छापेमारी की। आज प्रदेश के अंदर हर मुसहर के पास, हर बनटांगिया के पास, हर थारू जनजाति के पास, हर चेरो जनजाति के पास, हर कोल जाति के पास, सभी के पास अपनी जमीन भी है, अपना मकान भी है, अपना राशन कार्ड भी है, अपना आयुष्मान भारत का कार्ड भी है। और यही नहीं, अभी ये डबल इंजन की सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, कोई गरीब, कोई वंचित, कोई भी होगा जिसको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, एक साथ उन्हें सिचुएट करने का काम करेगी ये सरकार। उसको हम बहुत जल्दी उसको लागू करने वाले हैं। बहनों और भाइयों, आखिर ये राशन 2017 के पहले यूपी में क्यों नहीं मिल पाता था और 2014 के पहले देश के अंदर अन्य राज्यों में क्यों नहीं मिल पाता था? क्यों नहीं मिल पाता था? कारण साफ है, इनकी नीयत सही नहीं थी। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस से, नौ की बीमारी से होने वाली मौतों को, इससे तो होने वाली मौतों में ज्यादातर बच्चे अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के होते थे। जो भी मौतें होती थी, कोई पुरसाहल नहीं था। मैं अकेले भाजपा के साथ मिलकर के आंदोलन करता था। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी, कांग्रेस कहीं नहीं थी। लंबे समय तक इनको शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन ये कभी भी जनता के सुख दुख में सहभागी नहीं बन पाए। बहनों और भाइयों, आज सहभागी बने हैं, हम लोग बने हैं। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं, कोई मासूम अब इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। आज हर मुसहर को, हर बनटांगिया को, हर कोल को, हर चेरो को, हर गौड़ को, हर सहरिया को, हर बुक्सा जाति के व्यक्ति को जहां जमीन का पट्टा दिया गया, वहीं उनको मकान भी दिया गया।
राशन कार्ड दिया गया, आयुष्मान का कार्ड दिया गया, पात्रता के अनुसार पेंशन की सुविधा दी गई। आज ये सभी सुविधाएं उनको वहां प्राप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी ने तो 2012 में आते ही समाजवादी पार्टी ने जो बात कही थी, उस समय याद करिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बयान को उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, इन सब के नाम पर जो स्मारक लखनऊ में बने, उन्होंने कहा था इनको तोड़ेंगे। बहनों और भाइयों, तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और कहा था अगर तोड़ोगे तो तुमसे दो दो हाथ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हो या फिर ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो या अन्य महापुरुष, सामाजिक न्याय का नेतृत्व इन्होंने दिया था और नेतृत्व करते हुए इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, एक नई दिशा दी, एक नया मार्गदर्शन दिया, दबे कुचले लोगों की आवाज बने, उन्हें सम्मानजनक जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहली महिला शिक्षा की पक्षधर थी सावित्रीबाई फुले जी। ज्योतिबा फुले, उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसीलिए लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कहते रहे, शिक्षित बनो और संगठित रहो। शिक्षित बनोगे तो शिक्षित नौजवान अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेगा, संगठित रहोगे कोई अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यह प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने दी, बाबा साहब ने दी, लेकिन ये लोग कभी भी उस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देते थे। समाजवादी पार्टी ने सरकार में आई, उन्होंने लखनऊ में कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम था, उसका नाम उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी विश्वविद्यालय कर दिया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर था, उन्होंने उसका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, हमने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान स्वीकार्य नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग केवल वोट बैंक के रूप में अनुसूचित जाति को उपयोग करना चाहते हैं। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और 4 बार के शासनकाल में ये गरीबों के मकान नहीं दे पाए, गरीबों को स्वास्थ्य का कार्ड नहीं दे पाए, गरीबों को राशन नहीं दे पाए, गरीबों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति इन्होंने 2015-16 में रोक दी थी। गरीब कन्याओं की शादी हो, इसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बेटी सुरक्षित हो, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपदा के कारण होने वाली मौतों, चाहे वह डूबने से हो, आकाशीय बिजली से हो, उसमें उन पीड़ितों को लाभ मिले, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे, विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो, परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाए। और मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मतलब किसी भी वंचित, किसी भी गरीब, किसी भी दलित के साथ कोई भेदभाव न हो,
उसको योजना का बराबर लाभ मिले। और बहनों और भाइयों, उसको योजना का बराबर लाभ मिले, इसी क्रम में आज सरकार के प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश में पंचतीर्थ हो या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए उन सभी विकास के मुद्दों से, लोक कल्याणकारी मुद्दों से, सामाजिक न्याय के इन महापुरोधाओं के प्रति किए गए सम्मान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है, जो अभियान भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत में ही हर जाति का, हर संप्रदाय का और हर समुदाय का हित छुपा हुआ है। उस भारत के निर्माण के लिए हम सब प्राणपण से जुट करके कार्य करेंगे तो यही सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को आज आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करता हूं, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।